सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार 1 घंटे तक अगले मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। जिसका डर था कोरोना की वो तीसरी लहर आ गई है। ये दावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक का है। भारत के स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है। जहरीले विषाणु का तीसरा हमला शुरू हो चुका है। तेजी से मरीज सामने आने लगे हैं। मौत का मीटर हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को तीसरी लहर से आगाह किया है, लेकिन प्राण घातक वायरस से खिलवाड़ भी जारी है। देश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पटे पड़े हैं। बाजारों में कोरोना बांटने वाले घूम रहे हैं। जिस लहर में कोरोना का सबसे भीषण कहर का अनुमान है, उसमें ये लापरवाही हमें कहां पहुंचा देगी? क्या होगा अगर कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हुई? अनुमान रूह कपाने वाला है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, कोरोना से रहना है बचकर, आ रही है वायरस की थर्ड लहर। तीसरी लहर का भयानक ट्रेलर, कोरोना कहर का हृदय विदारक दृश्य, कोरोना के शिकंजे में तड़पते बेबस इंसान, सबसे भयानक वायरस अटैक भारत में हुआ तो क्या होगा? तस्वीरें कलेजा चीर देंगी, दर्द दिल दहला देगा, रहम आएगा, आंसू आएंगे, लेकिन इतनी बेबसी कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वायरस की तीसरी लहर जब उफान पर होगी तो नरसंहार मचाएगी। जब ये हमें मालूम है, तब फिर हम क्यों बेपरवाह हैं? हर हिल स्टेशन पर हुजूम है, बाजारों में बेहिसाब भीड़ है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, होटलों में जगह नहीं है, पर्वतीय सैरगाह सैलानियों से फुल है, हजारों हजार का रेला पहाड़ी शहरों में उमड़ रहा है। जिसे देखिए वही मौसम का मजा लेने में अव्वल आना चाहता है, मगर ये मौज मस्ती जिंदगी से सस्ती है। ये उतावलापन जानलेवा है। उनकी भी जान लेगा जो मौत के मुंह में खुद कूद रहे हैं, और उनकी भी जो इन लापरवाहों की भूल की सजा भुगतेंगे, क्योंकि कोरोना को हल्के में लेने का अंजाम बेहद खौफनाक है, वो भी तीसरी लहर को लेकर, जिसके कहर के अनुमान से ही रूह कांप उठेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना का तीसरा झटका सहना शायद ही किसी के बस में हो। जिन्हें शक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्निंग को जरा गौर से सुन लें। बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है, और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जिस तीसरी लहर की फिक्र पीएम मोदी को है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है, उसकी शुरुआत का सायरन बज गया है। वैज्ञानिक 4 जुलाई से देश में तीसरी लहर की शुरुआत का ऐलान करने लगे हैं। तब फिर ऐसा मजाक क्यों? घनघोर लापरवाही कर जहरीले वायरस को क्यों हवा दी जा रही है? क्या शमशान के वो हृदय विदारक दृश्य भुला दिए गए हैं? क्या शवों से पटे कब्रिस्तान के दर्दनाक मंजर दूसरे ग्रह की बात है? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ने वालों का अंजाम भी मायने नहीं रखता? जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। तीसरी लहर के भयावह हालात दूसरी लहर से कहीं ज्यादा होंगे, तब क्या होगा? क्या इसे समझना इतना मुश्किल है?
क्यों मौत को दावत देने से बाज नहीं आ रहे लोग? दूसरी लहर ने जिस महाराष्ट्र में कोहराम मचा दिया, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखकर दहल उठेंगे। वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया। आप जानकर हैरान होंगे कि कोरोना ब्लास्ट के बीच भी इन शहरों में कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। सांगली, ठाणे, पुणे और कोल्हापुर में वायरस विस्फोट से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में यह शहर टॉप पर है। थर्ड वेव का खतरा भी यहां सबसे ज्यादा है। क्या वजह है, इसे जानने TV9 भारतवर्ष की टीम जब सांगली पहुंची तो मालूम हुआ कि चीनी मिल पदाधिकारियों का चुनाव वायरस ब्लास्ट की वजह बना। सांगली के गणपति मंदिर से भी वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, वो लोगों ने अंगीकारना चाहिए, मतलब वो लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मतलब दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए, 2 गज की दूरी चाहिए, घर से बाहर पड़ते समय हमेशा मास्क पहनना चाहिए। कोरोना नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद सांगली में मनमर्जी चल रही है। हालात यह है कि लोग कोरोना टेस्ट करवाने तक को राजी नहीं। सांगली महानगर के कमिश्नर नितिन कापडिस लोगों का पकड़ कर एंटीजन टेस्ट करवाते देखे गए। सांगली की तरह कोल्हापुर में भी कोरोना पूरी रफ्तार में है, जहां रोजाना 2000 मरीज सामने आ रहे हैं। कोल्हापुर में कोरोना ब्लास्ट की वजह यहां की मेडिकल फैसिलिटीज मानी जा रही हैं। कोल्हापुर में दूर दूर से इलाज करवाने आ रहे मरीजों से वायरस विस्तार हो रहा है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में अभी भी कोरोना परिस्थिति गंभीर बनी हुई है और इसमें कोल्हापुर जिला नंबर 1 पे है। कोल्हापुर जिले का पॉजिटिविटी रेट अभी भी 17% से ऊपर है और इसीलिए जिले में चौथे स्तर के निर्बंध जो है वो लागू किए गए हैं, जिसमें इसेंशियल सर्विसेज के अलावा और जो व्यवहार है वो बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। जिले में जो कुछ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, इसी के साथ ही कोल्हापुर जिला मेडिकल हब होने के कारण सांगली, सातारा या फिर कर्नाटक से जो कुछ मरीज कोल्हापुर में दाखिल हो रहे हैं, इसी के कारण कोरोना मरीजों की संख्या अधिक दिख रही है, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। कोल्हापुर से ठाणे चलिए, जहां लॉकडाउन को तोड़कर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ठाणे सिटी कोरोना के लेवल 2 में आ गया था, लेकिन मरीजों में अचानक इजाफे से फिर तीसरे लेवल पर जा पहुंचा। ठाणे में बिना मास्क लगाए सड़कों पर तफरी करने वालों की कमी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने पुणे को दहला दिया था, लेकिन पुणे में वायरस का खौफ नदारद है। मुंबई, दिल्ली जैसी लापरवाही छोटे शहरों को बहुत भारी पड़ सकती है। जहां कोरोना इलाज की सुविधाओं की कमी है, वहां विषाणु सबसे विनाशक साबित होगा। जिन हिल स्टेशंस पर सैलानी उमड़ रहे हैं, वहां कोरोना धमाका हुआ तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, मगर मस्तीखोर इन खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये नैनीताल का भूटिया मार्केट है और इस वक्त एसडीएम नैनीताल प्रतीक जैन अपने तमाम सहकर्मियों के साथ जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान करने के लिए निकले। और एक सज्जन अभी आपको नजर आएंगे। अभी तो मास्क ये लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन थोड़ी देर पहले इन्होंने मास्क नहीं लगाया था और उनका चालान किया जा रहा है इस वक्त। क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से घूमने आए थे यहाँ पे? नहीं, हम दर्शन करके आए थे। अच्छा, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया था, आपका चालान हो रहा है। फादर नेम क्या है आपके? आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था मैडम? पहन रखा था, बस बात करने के लिए अभी इन्होंने नीचे किया था। सिर्फ बस बात करने के लिए नीचे किया था, हम लोग के दोनों के लगा हुआ था। और पुलिस आगे आपका चालान कर दिया। लेकिन बात करने के दौरान ही संक्रमण हो सकता है, ये पता है ना आपको? बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर किसी का है तो हमारे द्वारा बार बार लोगों को चेताया जा रहा है कि उन्हें हर जगह मास्क पहनना है और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना लापरवाही की हदें पार की जा रही हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भीषण जाम में लोग फंसे रहे, लेकिन हिल स्टेशन का टूर कैंसिल नहीं हो रहा। टूरिज्म का ऐसा चस्का चढ़ा है कि जान हथेली पर लेकर लोग घूमने निकल पड़े हैं। पूरे परिवार के साथ पर्यटन स्थलों की सैर कर रहे लोगों को यह समझना होगा कि इस बार कोरोना के हमले से बच्चे भी नहीं बच पाएंगे।
ये 1 साल का बच्चा है, ये डायरिया करके हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में एडमिट हुए थे और उसमें इनका थोड़ा सा फीवरिश भी थे, तो इनका टेस्ट एंटीजन टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया और इनको जो है तुरंत ही हमने जो संतोष हॉस्पिटल है जो हमारा पीकू में जिसमें हमने वार्ड बनाए हैं और ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर है कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा घातक हैं, जिनमें जहर ज्यादा है, जो तेजी से जान लेते हैं। इनसे बचना है तो सारी एहतियात बरतने होंगे, नहीं तो जैसा हाल इंडोनेशिया का है वही हमारा हो सकता है। इंडोनेशिया में कोरोना विस्फोट ने तहलका मचा दिया है। अस्पतालों में बिना इलाज के मरीजों की मौत हो रही है। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की घोर किल्लत है। एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची है। जिन दुकानों में ऑक्सीजन मिल रही है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ऑक्सीजन न मिलने से घरों में लोग दम तोड़ रहे हैं। इंडोनेशिया के सरकारी आंकड़े के मुताबिक कोरोना से 66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का तांडव मचा रहा कोरोना न जाने कितनी और जिंदगियां अभी निगल जाएगा। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो हर हिंदुस्तानी को सबक लेने की और संभलने की सख्त जरूरत है, वरना बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। सांगली से शंकर देवकुले के साथ विपिन चौबे, नैनीताल, TV9 भारतवर्ष। चीन एलएसी पर जिस तरह की तैयारी कर रहा है उससे युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एलएसी पर जितना हथियार जुटाया है उससे 730 दिन लड़ाई लड़ी जा सकती है। चीन को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से भी 2 लाख जवानों की तैनाती है। चीन की जंगी तैयारी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर हथियारों का जखीरा, चीन के लाखों सैनिकों का पहरा, 730 दिन तक लड़ाई की तैयारी, हथियारों की खेप पहुंच रही भारी, हवाई ताकत जुटाने की रफ्तार, मिसाइल बॉम्बर पहुंचा इस बार। एलएसी पर मिलेगा सॉलिड जवाब। जंग हुई तो चीन की हालत खराब, सेना को वायुसेना का फुल सपोर्ट। एलएसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, बीजिंग में एलएसी पर क्या क्या प्लान तैयार हुआ, बातचीत के ड्रामे के बीच एलएसी के उस पार क्या चल रहा है और चीन का 730 फॉर्मूला क्या है और क्यों तैयार हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे हुए हैं और इसी के साथ चीन के भविष्य का प्लान भी तैयार है। चीन के इरादे क्या हैं, ये जिनपिंग के भाषण से क्लियर हो गया था। ड्रैगन लैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका, ताइवान और भारत को इशारों इशारों में धमकी दी थी। उसके बाद जिनपिंग ने अपने भरोसेमंद लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। रिजल्ट से आपको ड्रैगन के इरादों का अंदाजा हो जाएगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को जनरल बनाया गया। WT के कमांडर शू क्यूलिंग को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। शू क्यूलिंग PLA के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 3 और सैनिक अफसरों को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। वेस्टर्न थिएटर कमांड ही LAC पर तैनात है। इससे साफ हो जाता है कि चीन LAC पर शांति नहीं चाहता, बल्कि वो इस इलाके में नई रणनीति के साथ एक्शन की तैयारी कर रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तो वो फैसले थे जो जिनपिंग और उनके खास लोगों ने बंद कमरों में बैठकर किए, लेकिन अब LAC के पहाड़ पर शुरू हुई हलचल को भी जान लीजिए। चीन की सेना की हर मूवमेंट का पता लगाने वाली एजेंसियों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को शिनजियांग सैन्य कमांड में शिफ्ट कर दिया है। LAC पर कुछ दिन पहले ही चीन ने 50,000 सैनिकों को भेजा था। अब चीन ने पाकिस्तान की तरह ही LAC के करीब रहने वाले लोगों को ही युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।
चीन पाकिस्तान की तरह आतंकी नहीं बना सकता, इसलिए पीएलए में नई भर्तियां शुरू हो गई। तिब्बत के युवाओं को सेना में नौकरी का लालच दिया गया है। एलएसी के करीब ही लाल सेना ने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। तिब्बत के लड़ाकों को एलएसी पर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एलएसी पर बम प्रूफ बंकर हाउस बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन लॉन्ग रेंज के हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और फाइटर जेट्स भी तैनात कर रहा है। चीन एलएसी पर ऐसी तैयारियां कर रहा है ताकि उसे युद्ध के समय किसी तरह की कमी ना महसूस हो। इसके लिए चीन ने एलएसी पर सैनिकों के ठहरने से इंतजाम से लेकर बहुत बड़े गोदाम बनाए हैं। इन गोदामों में 2 साल तक का गोला बारूद है और उसमें हवाई लड़ाई से लेकर मिसाइलों तक को तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक नए ठिकाने, हेलीपैड्स और रेल लाइन बिछा रहा है। भारत को यह बहुत पहले पता चल गया था कि चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा यानी भारत के करीब तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में सैनिकों को मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर हवाई पट्टियां तक बनाई। चीन ने अपने स्टील्थ फाइटर J-20 को अपग्रेड करके J-20C बनाया। अब इन विमानों को ताइवान और एलएसी के करीब तैनात किया जा रहा है। 5th जनरेशन के विमानों को चीन ने राफेल के डर से तैनात करने का फैसला लिया है। चीन ने एलएसी पर अपने Z-20 हेलीकॉप्टर से अभ्यास भी किया। ड्रैगन का ये उड़नदस्ता रात को हमला करने और रेकी करने में सक्षम है। इसके अलावा चीन ने रूस से 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर का सौदा किया है, जिनमें से 140 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की बड़ी खेप वेस्टर्न थिएटर कमांड को भेज दी गई है। चीन ने सीमा पर 6ठी इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड को भी तैनात किया। इसके अलावा सीमा पर स्पेशल तकनीक वाली तोपें भी तैनात की गई। चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात किया। ड्रैगन का यह हथियार एक बार में 40 से ज्यादा रॉकेट दागता है। इसके अलावा जमीन से हवा में एयरक्राफ्ट को गिराने वाली HQ-17 मिसाइल को भी रेडी रखा गया है। यह ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम 12 किलोमीटर की दूरी से हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकती है। बॉम्बर विमानों से लेकर मिसाइलों तक की ऐसी तैनाती की गई है कि 730 दिनों तक एलएसी पर चीन का बारूदी जखीरा खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 730 दिनों तक इतना लंबा युद्ध चीन भारत के साथ लड़ भी पाएगा? सवाल यह यहां पर उठता है कि क्या चीन भारत के साथ इतने लंबे युद्ध को लड़ने के काबिल है? राफेल जैसा फाइटर है, अपाचे जैसा घातक, चिनूक जैसा महारथी, तोप, मिसाइल और 2 लाख सैनिक। तैयारी ऐसी है कि चीन क्या दुनिया की किसी भी फौज पर हिंदुस्तान की सेना बहुत भारी पड़ेगी। एलएसी पर इस बार न सैनिकों की कमी छोड़ी गई है न हथियारों की। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पिनाका रॉकेट भी एलएसी पर तैनात है। K9 तोप से जवाब देने की तैयारी है। सेना के पास M777 आर्टिलरी गन है। स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल की तैनाती है। 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी गाइडेड मिसाइल भी तैनात की जा रही है। एलएसी पर इस पार भी भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि चीन का बड़ा इलाका और लाखों सैनिक कुछ दिन में भस्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान की फौज का हौसला ही नहीं बल्कि तैयारी भी पुख्ता है। चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की तो पूरी दुनिया को ड्रैगन की हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में वक्त की सुई घूमकर फिर उसी केंद्र पर आ गई है जहां से आतंक के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान ने आगे बढ़कर विकास की रफ्तार को छूने की कोशिश की थी। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी यह है कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में महज 60 किलोमीटर का ही फासला बचा है। वही तालिबान अपने हिसाब से देश चलाने की तैयारी इस स्तर तक कर चुका है कि दुनिया में बदनाम तालिबानी फैसलों वाली सजा तक तय कर दी गई है। लेकिन यह सब कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे धधक रहा लावा अमेरिकी पोर्ट से बाहर निकलते ही ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर निकलने को बेसब्र हुआ जा रहा है।
तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की जमीन सिमटती जा रही है। सरहदी इलाकों से बढ़ते हुए बारूद की बोली बोलने वाले हथियारबंद तालिबान लड़ाकों ने राजधानी काबुल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। बस चंद किलोमीटर की दूरी है। काबुल पर कब्जा होते ही तालिबान तख्त नशी होगा और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी को राष्ट्रपति भवन छोड़कर तालिबान का हर हुक्म मानना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे अफगानिस्तान को तालिबान के आदेश का अक्षरशः पालन करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार भी तालिबान की होगी और कानून भी तालिबान का। पहले रूस फिर अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाली ये फौज अब अफगानिस्तान का मुकद्दर है। बदनाम और लहूलुहान इतिहास वाली न्याय व्यवस्था है। हालांकि तालिबान के बनाए बंदूकबाज सिस्टम की असली धमक 31 अगस्त के बाद नजर आएगी, जब अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान खाली कर चुका होगा। लेकिन उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा बंदूक के दम पर हो रहा है। अफगानिस्तान सरकार के कमांडोज कत्ल किए जा रहे हैं। एक बार फिर से 2 दशक पुराने अफगानिस्तान की खौफनाक तस्वीर जहन में ताजा हो रही है। सिर्फ इलाके पर कब्जा बढ़ाने के लिए तालिबान ने 22 अफगानिस्तानी कमांडोज को बेरहमी से मार डाला। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि तालिबान को कत्लो गैरत मचाने के लिए खुली छूट मिली हो। अफगानिस्तान कमांडोज भी एक्शन ले रहे हैं। 22 कमांडोज की हत्या का जवाब एयर स्ट्राइक के जरिए दिया गया, जिसमें 40 तालिबानी लड़ाके ढेर हुए। 31 अगस्त के पहले ही हाहाकारी हालात हैं, इतने भयानक कि लोकतांत्रिक सरकार गिरने की आशंका बढ़ गई है और दूसरे देशों के अफगान सरकार से डिप्लोमेटिक संबंध खत्म होने लगे हैं। और इस आशंका के प्रबल होने के सबूत भी हैं। सबूत हैं ये तस्वीरें। तालिबान राजधानी काबुल तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर काबुल के ही सरावबी जिले की है, जहां चौकी पर कब्जा हो चुका है। यानी अब महज 60 किलोमीटर का फासला बचा है तालिबान और काबुल के बीच। तालिबान ने काबुल प्रांत के सरावबी पर कब्जा कर लिया। तालिबानी नेटवर्क अल अमारा सरावबी तक पहुंच गया है। सरावबी चौकी पर कब्जा करके तस्वीर भी साझा की गई है। सरावबी की दूरी काबुल मुख्यालय से सिर्फ 60 किलोमीटर है। यानी तालिबान का अब अगला टारगेट काबुल मुख्यालय है और संकट राष्ट्रपति अशरफ गनी की कुर्सी पर है, क्योंकि चौतरफा कब्जे की साजिश लगातार कामयाब होती जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यह अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का मालिस्तान जिला है और तालिबानियों ने इस रिहायशी इलाके को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। यानी तय है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर शासन वापस लौट रहा है। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ अमेरिका के निकलने से ही तालिबान को ताकत मिल गई या फिर वजह कुछ और भी है? इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ तो समझ ही चुके होंगे। कयास बिल्कुल सही है। तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। पाकिस्तान का सरहदी इलाका इनकी पनाहगाह बना हुआ है, जहां से तालिबान लड़ाकों को बिना रोक टोक एंट्री और एग्जिट मिल रही है। और यही लड़ाके अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हैं। यकीन मानिए, जिस दिन ये दूरी तय होगी, अफगानिस्तान में सिर्फ खौफ का राज होगा। अफगानिस्तान में डर का दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि तालिबान का क्रूर चेहरा अपना असली रंग दिखाने लगा है। सरकार और देश की व्यवस्था पर संपूर्ण कब्जे से पहले ही तालिबान ने अपने जजों की नियुक्ति कर दी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन जजों ने बंदूक और बारूद के दम पर ही सजाएं भी मुकर्रर करनी शुरू कर दी। अब जरा जजों की निर्धारित की गई सजाएं भी सुन लीजिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान के सत्ता में आते ही शरिया कानून लागू होगा। चोरी करने की सजा हाथ और पैर काट कर दी जाएगी। समलैंगिकों को सजा में दीवार गिराकर मौत दी जाएगी। गंभीर अपराधों में पत्थर मारकर हत्या का प्रावधान होगा। सामान्य मौत की सजा चौराहे पर फांसी देना तय हो गया।
और इन सजाओं का खुलासा खुद तालिबान के नियुक्त हुए स्वयंभू जजों ने एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में किया है। यानी अब अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान होगा जिसकी कल्पना भी वहां के लोगों ने नहीं की थी, और जो हालात बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। हालांकि मौजूदा स्थिति में जो पाकिस्तान खुश था वो भी बेचैन है। क्यों? जानिए। अफगानिस्तान में तुर्की की सेना पर खतरा मंडराने लगा है। तुर्की नाटो का सदस्य देश है, इसलिए तालिबान सख्त है। तालिबान ने तुर्की की सेना को भी अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। तालिबान के फैसले से तुर्की पाकिस्तान को झटका लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनने के सपने पर तालिबान ने ग्रहण लगा दिया है। और चूंकि तालिबान को पाकिस्तान से मदद मिल रही है, इसलिए तालिबान के इस रुख का असर भविष्य पर क्या पड़ेगा, ये सोचकर पाकिस्तानी हुक्मरान परेशान है। हालांकि दावा यह भी है कि अभी भले ही तुर्की को वापस लौटने को कहा गया है, लेकिन भविष्य में तुर्की से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया भर में चीन और अमेरिका के बीच अदावत के कई मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्राउंड अब भी साउथ चाइना सी ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी समुद्री रणक्षेत्र में विनाशक जंग बहुत करीब महसूस की जा रही है। हालांकि यहां अमेरिका और चीन के युद्धपोत की तैनाती अब नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो आशंका से भी बड़ा है। इस घटनाक्रम के केंद्र में है पैरासेल द्वीप। अब क्या है ये पूरा मामला, आप भी देखिए। अमेरिका और चीन की अदावत का मोर्चा साउथ चाइना सी। इस समंदर का पानी सुलग रहा है। अमेरिका के बिछाए बारूद से तेजाब बने इस पानी में घुट रहे सपनों को देख ड्रैगन तड़प रहा है। अमेरिका और चीन की इसी अदावत के मुहाने पर विनाशक जंग की कल्पना हो रही है, लेकिन अब ये जंग करीब आ गई। जंग का मैदान साउथ चाइना सी ही होगा, लेकिन विनाश की कहानी लिखी जा रही है इसी नीले समंदर के एक द्वीप समूह पर। वो द्वीप समूह जिस पर चीन अपना अधिकार दिखाता है और उसके लिए अमेरिका से सीधी टक्कर मोल लेने को भी तैयार हो गया है। ये द्वीप समूह है पैरासेल। साउथ चाइना सी में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच कुछ ऐसा हुआ जो हालात को अचानक अमेरिका और चीन के बीच होने वाली विनाशक जंग में तब्दील कर सकते थे। लेकिन हालात को समझते हुए अमेरिका ने जंग करने की बजाय भविष्य की जंग लड़ने की तैयारी कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तैयारी विनाशक जंग की हुई, इसे भी जान लीजिए। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। सोमवार को एक युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूह के पास पहुंचा। अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी चीनी क्षेत्र में महसूस की गई। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को पैरासेल द्वीप से खदेड़ दिया। हालांकि इस घटना को रास्ता भटकने या फिर चीन के साथ साउथ चाइना सी में बढ़ते दबाव को खत्म करने की कार्रवाई भी माना जा सकता था, लेकिन अदावत का मोर्चा इतना बड़ा है कि इस तरह से हलचल ने युद्ध जैसे हालात बना दिए, जिसे अमेरिका ने टाल दिया। लेकिन सच ये भी है कि विनाशक जंग के हालात बनाए भी अमेरिका ने ही। कैसे, इसे जानिए। अमेरिकी युद्धपोत एक खास दिन पैरासेल द्वीप पर पहुंचा था। 12 जुलाई चीन से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले का दिन था। 12 जुलाई को यह अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चीन हार गया था। बीजिंग के साथ साउथ चाइना सी पर दावा खारिज किया गया था। और उसी फैसले की बरसी पर अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत को गश्त के दौरान उस पैरासेल द्वीप के पास पहुंचा है जिस पर चीन अपना दावा करता है। इसीलिए अमेरिका के रुख को भांपते हुए चीन ने हालांकि कोई बारूदी कदम तो नहीं उठाया, लेकिन जो किया वो भी भविष्य में जंग के लिए तैयार की गई जमीन पर अमेरिका के खिलाफ जारी की गई चेतावनियों में दर्ज हो गया। पीएलए की साउदर्न थिएटर कमांड ने अमेरिकी पोत देखा। यूएसएस बेनफोर्ड पर चीन से मंजूरी न लेने का दावा हो। पैरासेल जल क्षेत्र में एंट्री को संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीन ने भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए कहा।
हालांकि अमेरिकी युद्धपोत टकराव की स्थिति बनने से पहले पैरासेल द्वीप समूह के क्षेत्र से बाहर निकल गए। इस दौरान चीन के प्लेन और दूसरे साधनों ने अमेरिकी पोत को कवर दिया, जिसे बाद में अमेरिका को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ने के रूप में प्रचारित किया गया। और यही प्रचार अब चीन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर चीन के पैरासेल द्वीप समूह पर कब्जे से जुड़ा दावा ठुकरा दिया है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना ने भी एक बयान जारी कर चीन से टकराव की स्थिति को साफ कर दिया है। क्या कहना है अमेरिकन नेवी का, ये भी देखिए। समुद्री कन्वेंशन में निर्धारित कानून का पालन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साउथ चाइना सी फ्री पैरासेल द्वीप समूह क्षेत्र पर चीनी दावा गैर कानूनी। सभी देश के जहाज इस समुद्री क्षेत्र से गुजर सकते हैं। सभी के युद्धपोत इस क्षेत्र से आना जाना कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने पहले तो पैरासेल द्वीप को लेकर चीन, ताइवान और वियतनाम के प्रतिबंधों को चुनौती दी, और अब चीन की तरफ से अमेरिका को खदेड़ने के दावे के बाद दोनों देश जंग की तरफ एक एक कदम और बढ़ चुके हैं। यानी चीन और अमेरिका के बीच बने रण क्षेत्र में विनाशक युद्ध और करीब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चांद पर होगी हलचल और डूब जाएगी धरती, सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस दावे को देख रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चांद पर होने वाली उस घटना का असर तो अभी से नजर भी आ रहा है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान तक में भयंकर सैलाब आया हुआ है। अब तमाम लोगों के मन में यह सवाल है कि चांद धरती पर आने वाले सैलाब से क्या कनेक्शन है। अंतरिक्ष में आखिर ऐसा क्या होगा जिससे धरती के डूब जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। चांद को लेकर वायरल खबर डराने वाली है। कहा जा रहा है कि चांद पर कुछ ऐसा होने वाला है कि पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों इंसानों की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। हर तरफ पानी ही पानी होगा और ऐसी परेशानी आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वायरल खबर का सच जानने के लिए हमने स्पेस से जुड़ी रिपोर्ट्स को निकालना शुरू किया। पता चला चांद को लेकर नासा ने एक बड़ा खुलासा किया है। नासा की ये स्टडी क्लाइमेट चेंज पर आधारित जनरल नेचर में 21 जून को छपी थी, जिसमें कहा गया कि चांद की वजह से धरती पर भयंकर बाढ़ आएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद अपनी कक्षा में डगमगा सकता है। चंद्रमा की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद पर होने वाली हर हलचल का असर समंदर पर जरूर होता है। नासा के मुताबिक साल 2030 में चांद ऐसी स्थिति में होगा जिससे समुद्री लहरों की ऊंचाई और रफ्तार में बहुत बदलाव आ जाएगा। अनुमान है कि अमेरिका के तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें अपनी ऊंचाई के मुकाबले 3 से 4 फीट उठेंगी और यह सिलसिला 1 दशक यानी 10 साल तक जारी रहेगा। स्टडी में यह भी कहा गया है कि इसमें कई इलाकों में बाढ़ आएगी। कुछ महीनों बाद खतरा और बढ़ जाएगा। अपनी कक्षा में अगर चांद जगह बदले तो चंद्रमा का ग्रेविटेशन स्ट्रेच बढ़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और चंद्रमा की वजह से दुनिया भर में समुद्र के किनारे सैलाब आते रहेंगे। चीन में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बाढ़ की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। बीजिंग में 11 जुलाई की शाम इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई। इसके बाद सड़कों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। चीन की सड़कों से लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। अमेरिका का एक हिस्सा भी सैलाब से जूझ रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका में चक्रवाती तूफान एल्सा आया था। अब एक बार फिर भारी बारिश की वजह से फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में सैलाब आ गया। जरूरी चीजों की सप्लाई किसी तरह से हो रही है और कई इलाकों में बिजली जाने से भारी समस्या पैदा हो गई है। लंदन में भी भारी बारिश हुई। इतना पानी जमा हो चुका है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है।
बाजार से लेकर अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन तक को बंद करना पड़ा है। फिलहाल लंदन में और बारिश का अनुमान है। लोग किसी तरह बाढ़ के हालात के बीच अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। पाकिस्तान से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। एबटाबाद की इन तस्वीरों से अंदाजा हो रहा है कि लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जापान के कुछ इलाकों में भी सैलाब ने कहर मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन दूसरे देशों की जमीन हड़पने की जुगत भिड़ाता है। चीन की नौसेना दूसरे देशों के समुद्री इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करती है। चीन की एयरफोर्स हवाई इलाके में हुड़दंग मचाती है। चीन चौधराहट दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रहता, खासकर जब मुकाबले में अमेरिका हो तो चीन पूरी ताकत झोंक देता है। नई जानकारी यह है कि चीन ने अमेरिका की तरह एरिया 51 बना लिया है। अब चाइनीज वर्जन ऑफ एरिया 51 में दूसरे ग्रह के प्राणियों पर प्रयोग के दावे किए जा रहे हैं। क्या है इस विश्व वायरल खबर का सच? देखिए इस रिपोर्ट में। लोकनूर रेगिस्तान, चीन। इसे चीन का सपाट रेगिस्तान कहते हैं, जहां बालुओं के टीले, कटीले पेड़ और बंजर जमीन के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इस रेगिस्तान में ड्रैगन के सबसे विनाशक हथियारों का गोदाम बताया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स ने जो जानकारी मिशन कोरोना के दौरान जुटाई, उनसे पता चला कि रेड आर्मी की कई प्रयोगशालाएं इसी रेगिस्तान में हैं। लोकनूर रेगिस्तान को ही चीन के नरसंहार के हथियारों की लैब बनाया गया। इस रेगिस्तान को उइगर मुसलमानों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चीनी चंडाल हर तरह के प्रयोग लोकनूर में करते रहे हैं, चाहे वो एटम बम का टेस्ट ही क्यों ना रहा। चीन ने अब तक कुल 47 बार एटम बम धमाका किया। हर बार टेस्टिंग साइट लोकनूर के रेगिस्तान रहे। लेकिन ताजा खुलासा चीन के एरिया 51 से जुड़ा है। चीन के इस एटमी टेस्टिंग साइट से सामने आए एक वीडियो ने माओ के वारिसों का खौफनाक कारनामा उजागर कर दिया। सीक्रेट कैमरे में कैप्चर चीनी UFO सेंटर, चाइनीज लैंड में अनदेखा अनजान। हाल ही में चीन के कई इलाकों में UFO देखने के दावे किए गए। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर UFO भारत से लगी सरहद के पास देखे गए। ये वो इलाके हैं जहां चीन का एरिया 51 बना है। अब इसी सेंटर पर सनसनीखेज दावा किया गया है। चीन के रिमोट रेडियो एक्टिव डेजर्ट पर दूसरे ग्रह के एयरक्राफ्ट की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। लोकनूर रेगिस्तान की सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में दिखे जंगी जेट को दूसरी दुनिया के विमान बताया जा रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों ने एरिया 51 के चीनी वर्जन का भांडाफोड़ दिया। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका की तर्ज पर ड्रैगन ने इस सीक्रेट ठिकाने पर महाविनाश के हथियार की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके सबूत के तौर पर चीनी एयरफोर्स के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की तकनीक बताई जा रही है। चालबाज चीनियों ने दुनिया के सबसे विध्वंसक जंगी जेटों की तकनीक चुराकर हवाई लड़ाके तैयार कर रखे हैं। माना जा रहा है कि रूस और अमेरिका से हथियारों की होड़ में आगे निकलने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। मुमकिन है कि चीनी वैज्ञानिक भी एरिया 51 की तरह दूसरे ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हों, लेकिन अमेरिका ने जैसे एरिया 51 के सीक्रेट कभी सामने आने नहीं दिए, ठीक वैसे ही चीन भी ये सच छिपाए रखेगा। हालांकि नरसंहार के हथियार हासिल करने की ये सनक पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगी। चीन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की धौंस पहले से ही जमाता आ रहा है और उसके हाथ अगर अमेरिकी तकनीक लगी तो ये एक बड़े विनाश की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इराक में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ के एक अस्पताल के कोविड वार्ड में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में पहले से ही तकलीफ थी। कई मरीज ऑक्सीजन पर थे, इसलिए धुआं फैलते ही मरीज बेहोश हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सके। इराक के हादसे ने पूरी दुनिया को गम से भर दिया है। हर तरफ तबाही के निशान हैं और नुकसान इतना बड़ा कि भरपाई नहीं हो सकती। अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा घायल हैं।
इराक के नसरिया में इमाम हुसैन अस्पताल में जिस वक्त आग लगी, उस दौरान कई गंभीर मरीज निकाले नहीं जा सके। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ इतनी दहशत में आ गए और आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों को बचाया नहीं जा सका। आग कैसे लगी, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ। इस बारे में 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान हैं। एक के मुताबिक अस्पताल में आग लगने की वजह ऑक्सीजन टैंक में धमाका है, जबकि दूसरे अधिकारी ने इसकी वजह अस्पताल में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया। इराक का यह अस्पताल कोविड हॉस्पिटल था। जिन 58 लोगों की मौत हुई वो सभी कोरोना से पीड़ित थे। यहां 3 हफ्ते पहले ही कोविड वार्ड शुरू किया गया था, लेकिन सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। ये लोग इस हादसे की जांच और दोषी अधिकारियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। फिलहाल 58 मरीजों से जुड़े परिवारों में मातम है, जबकि घायलों में कई मरीज अभी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। टोक्यो ओलंपिक का आगाज 23 जुलाई से होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की। टीम इंडिया की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री ने जीत के मंत्र दिए। खेलों के महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक दिग्गज मुक्केबाज MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में तिरंगे की शान बढ़ाने वालों को प्रधानमंत्री ने क्या मंत्र दिए, आप भी देखिए। जहां जिद से मिलती है जीत, जहां तप से होता है नाम, जहां तमगा हासिल करना हर खिलाड़ी का ख्वाब है, वो है ओलंपिक। जहां एक अदद मेडल के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं खिलाड़ी, जहां सबसे कठिन चुनौती से सामना होता है, जहां सबसे हुनरमंद और सर्वश्रेष्ठ ही विजेता होता है। खेलों के उसी महाकुंभ में भारत कमान बढ़ाने जा रही टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, सबके दिलो दिमाग में तिरंगे की शान बढ़ाने का भरोसा भरा। पीएम मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को वर्ल्ड नंबर 1 बनने पर बधाई दी और साथ ही दीपिका को देश से क्या उम्मीदें हैं उसे बताया। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट से तीरंदाज बने प्रवीण जाधव की कहानी साझा कर प्रधानमंत्री ने उनके संघर्ष को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत में ये ख्याल रखने की नसीहत दी कि किसी को भी उम्मीदों के बोझ तले दबने के बजाय पूरे प्रयास पर जोर देना है। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। फर्राटा धाविका दुती चंद को प्रधानमंत्री ने हिम्मत दी, उनके नाम के मतलब की तरह ओलंपिक में छा जाने की उम्मीद जताई। दुती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिहाज से बेहद खास है। इस बार भारत का दल सबसे बड़ा है, मेडल की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। भारत की ओर से इस साल 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में जा रहा है। भारत इस बार 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। यह भी पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगा। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल 17 जुलाई को टोक्यो रवाना होगा। जिन खिलाड़ियों से मेडल की गारंटी है उनके नाम भी जान लीजिए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज MC मैरीकॉम, बॉक्सर अमित पंघाल, पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और निशानेबाजी में मनु भाकर पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। इनके साथ भारतीय हॉकी टीम भी पदक की प्रबल दावेदार है। भारतीय दल की तैयारियां पूरी हैं। जापान में जोश से लबरेज टीम इंडिया का टारगेट ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल पर ही होगा। 125 करोड़ भारतवासी इन खिलाड़ियों को विजय भव की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में कई तरह की बीमारी है। आज हम आपको एक ऐसे मरीज की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त नींद में बीतता है। अब ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो साल में 300 दिन सोकर ही बिताते हैं। परिवार वाले बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इलाके के लोग उन्हें आज के जमाने का कुंभकर्ण कहने लगे हैं, लेकिन पूरा गांव उनसे गहरी सहानुभूति भी रखता है। लोग इन्हें आज के जमाने का कुंभकर्ण कहते हैं। जी हाँ, इनमें भी वही खासियत है जो रामायण काल के कुंभकर्ण की थी। ये भी जी भरकर सोते हैं, लेकिन सोने में तो इन्होंने कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया है। परिवार के लोगों के मुताबिक ये साल में 300 दिन सोए ही रहते हैं। तो यही 15-20 दिन उठे होने चाहिए, कोई उठान भाई कोशिश कर लियो, नींद में रही सारी चीज। नागौर के परबतसर इलाके में भादवा गांव है। यहाँ पुरखाराम नाम के शख्स अजीब बीमारी से ग्रसित हैं। ये अगर एक बार सो जाएं तो उठते ही नहीं। करीब 23 सालों से इनका यही हाल है। एक महीने में ये 25 दिन सोए रहते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद जागते हैं। अरे दुकान पर महीनों में जो कहीं 5 दिन ही खुले, कहीं 15 दिन ही नहीं ना जा, कहीं 20 दिन ही जा, कहीं महीनों ही जा। 18 घंटा नींद आवे, 6 घंटा है जो कि पूरी नींद बन खुले। हमारी टीम जब इनके घर पहुंची तो ये सिर्फ 2 मिनट के लिए उठे और फिर बैठे बैठे ही सो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक्सिस हाइपरसोम्निया नाम की बीमारी है। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब बहुत ही मिलियंस केसेस में एक केस ऐसा मिलता है। मेनली इसका कोज साइकोलॉजिकल है। नींद में ही पुरखाराम को खिलाया पिलाया और नहलाया जाता है। परिवार के लोग उनका काफी ख्याल रखते हैं। पुरखाराम की किराने की दुकान है और वहां कितने दिनों का अखबार जमा हुआ उसे गिनकर ही उन्हें पता चलता है कि वो दुकान पर कितने दिन बाद आए हैं। सुशील कुमार, नागौर, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।